नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना के साय में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। आज सरकार की ओर से 9 अध्यादेश विधेयक के रूप में और 10 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही दिया जवाब। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। विधानसभा सत्र के पहले हुई जांच में खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। धामी ने संपर्क में आए लोगों की जांच कराने की अपील। हाईकोर्ट ने 20 लोगों की मौत पर 67 घायलों के मामलों में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 2011 में हरिद्वार में हवन के दौरान भगदड़ में हुआ था हादसा। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर तैयारी। प्रयागराज की तर्ज पर कुंभ क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने की तैयारी। लॉकडाउन उल्लंघन पर 3 लाख के खिलाफ कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए का वसूला गया जुर्माना। 4789 लोगों के खिलाफ पंजीकृत अभियोग। के न्यूज़, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। कोरोना के साय में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज। कोरोना के साय में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज। अध्यादेश विधेयक के रूप में और 10 नए विधेयक होंगे पेश। कोरोना पॉजिटिव विधायक सदन में प्रवेश नहीं करेंगे। एक दिन के सत्र से विपक्ष नाराज। कोरोना के साय में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कोरोना के साय में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र है आज, क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, मैं बता दूं कि ये एक दिन का विधानसभा सत्र जो है वो आज होने जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार कोरोना का काल चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो अभी तक की कैबिनेट से लेकर के तमाम मंत्री से लेकर विधायकों की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री जो है वो कोरोना की चपेट में है। लेकिन आज जो है विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें खुद विधानसभा स्पीकर जो है प्रेमचंद अग्रवाल भी हालांकि कोरोना संक्रमित है, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, कोविड की लड़ाई को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के तमाम चीजों को देखते हुए आज जो है विधानसभा सत्र की जो है शुरुआत होगी। जी राजेश जी, एक दिन का सत्र है, उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से नाराजगी देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जो है वो लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो है, सरकार के लिए जो काम है उनको लेकर के विपक्ष में कई मुद्दे थे जो विपक्ष उठाता। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों पर अगर हम बात करें तो क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है इंदिरा देश खुद कोरोना की चपेट में है, वो भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। लेकिन जिस तरीके से लगातार, जैसे हमने बताया कि जो विपक्ष के नेता हैं उसमें भी अब लिमिटेड ही नेता जो है वो इस समय आज सत्र में बैठेंगे, क्योंकि आज जो जिम्मेवारी जो मिली है प्रीतम सिंह जो है उनको मिली है। और लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया कि आज जो शुरुआत है वो विधानसभा सत्र की वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये हालांकि ये सत्र जो है 2 दिन का होना था, लेकिन जो कोरोना की लगातार जो महामारी प्रदेश में फैल रही है उसके चलते जो है ये एक दिन का विधानसभा सत्र मानसून सत्र रखा गया है। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के साय में आज मानसून सत्र, एक दिन के सत्र से विपक्ष भी नाराज चल रहा है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना काल में उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं। किसी भी विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। विधानसभा में कोई सवाल किए जाएंगे उसके लिए कोई विधानसभा सत्र नहीं हो रहा, जिसके चलते जनता के हित में होने वाले काम बिल्कुल ठप पड़ चुके हैं। आपको बताते चले, विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा सरकार को खास तौर पर घेरते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती ताकि जनता की समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना के नाम पर सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह को काट रही है, वहीं कोविड के नाम पर तरह तरह के टैक्स भी वसूल रही है।
कि विधानसभा एक दिन के लिए बुलाई गई है, वो भी जबकि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है। 25 सितंबर तक अगर विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जाता तो संवैधानिक संकट आ जाएगा। ये विधानसभा संवाद के लिए है, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, जनता की बात को उठाने के लिए है। और हमारे यहाँ इस विधानसभा में मैं ये अपना एक बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने देश की इसमें संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नानक मत्ता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नानक मत्ता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस को आधा किलो चरस बरामद हुआ। पकड़े गए दोनों चरस तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद में पुलिस द्वारा युवाओं को नशे से बचाए रखने के लिए पूरे जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नानक मत्ता पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नानक मत्ता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों कुलविंदर सिंह और जागीर सिंह निवासी ग्राम बिछुआ थाना नानक मत्ता को उनकी मोटरसाइकिल के साथ चेकिंग के दौरान रोका था। पुलिस द्वारा दोनों युवकों की तलाशी लेने पर उनको वहां से चरस बरामद हुआ। चेकिंग के दौरान कुलविंदर सिंह और जसवीर सिंह दोनों बिछुआ के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा, इनकी 2 मोटरसाइकिलें हैं और दोनों के पास आधा किलो कुल 1 किलो चरस बरामद हुई। ये लोग रीठा साहब चंपावत से जंगल के रास्ते इकट्ठा करके लाते थे और यहाँ नानक मत्ता क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चरस बेचते थे। उधम सिंह नगर के सतारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके कृषि अध्यादेश बिल का विरोध किया। उन्होंने इस दौरान किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी आदि नारे लगाए और इसी के साथ एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताते चले कांग्रेस प्रदेश सचिव नवतेज पाल सिंह, नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के आह्वान पर कांग्रेसी खटीमा रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एकत्र हो जाते हैं। बाद में ट्रैक्टरों में सवार होकर के राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर का भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचते हैं और वहां महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मुक्ता मिश्रा को सौंपा गया है। पूरे देश में गरीब आदमी, किसान, छोटा किसान आज सारा रोडों पे है। सरकार की बदनीयती यहीं पे है कि उसने अध्यादेश लाए, कोरोना की आड़ में अध्यादेश लेकर आई, जबकि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी इस बिल लाने की। कुछ दिनों बाद आ सकता, चर्चा हो सकती है, पास कराने की नीति देखिए। मतलब शुरू से ही इनका दाल में काला नहीं, लोगों का एक अधिकार छीनने का और इसमें इनके अंदर इनकी बदनीयती पहले ही से दिखाई दे रही है। खबर रानीखेत से, जहां पर ब्रिटिश कालीन छावनी स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था ठेके पर दे दिया गया है। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। ठीक है सर। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी एसआई के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके।
डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकाल करके भारत सरकार से मांग करी है कि किसानों के हित में इस किसान विरोधी बिल को वापस ले लिया जाए। आपको बता दें, डोईवाला में चीनी मिल गेट से शुरू हुई धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर के सभा में तब्दील हो जाती है। किसानों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल जिस तरीके से किसानों के विरोध में है और किसानों के शोषण का ये काम करेंगे। किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा है कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को वापस नहीं लिया तो आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे। किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश थे वो कानून को पारित कर दिए संसद और राज्यसभा ने। उसके विरोध में आज जो है हम यहाँ सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के द्वारा, ताकि जो है इस कानून को यहाँ की सरकार अध्यादेश लाकर कानून लाकर सही करो। सरकार से हमारी मांग है यहाँ की सरकार भी इन तीनों कानून के खिलाफ यहाँ प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। बातें वो गलत है, जैसे मंडी को समाप्त करना, जमीनों का हक छीनने वाली बात जो इन्होंने ये की है ये गलत है। इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा, काश्तकार बेरोजगार हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा लोग। क्यों? जब काश्तकार की मंडी नहीं होगी वो अपनी मनमानी से खरीदेंगे, फिर एक बार को तो कह देंगे हम खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया। झाझरा में विकसित किए गए सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों की जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों को प्रकृतियों के माध्यम से दिखाया जाएगा। आपको बताते चले, नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस साल नवरात्रि के पहले दिन से ये सिटी फॉरेस्ट सेंटर आम जन के लिए खोला जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि झाझरा में वन विभाग द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना अच्छी सिटी फॉरेस्ट तैयार की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सिटी फॉरेस्ट हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड में जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए गए। 25 मई 2017 से व्यापक स्तर पर जल संचय अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर वन विकास निगम के अध्यक्ष, मुख्य वन संरक्षक समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। उधम सिंह नगर सोनपत के सीमांत तहसील खटीमा में नेपाल सीमा के पास बना शारदा नगर डैम, जो कि यूपी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इस बार यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 6.25 फुट तक पानी भरा जाना है, जिससे यूपी के 7 जिलों में 3,25,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। वहीं शारदा सागर डैम में अवैध रूप से बसे 300 परिवारों को यूपी सिंचाई विभाग ने शारदा सागर की जमीन से हटने का नोटिस दिया है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ 5, अगर फ्रंट में 704-5 है तो पीछे 10 फुट पानी ज्यादा होता है, तो कोई कह रहा। काफ़ी लोगों टाइम से ये लोगों का कब्जे में है। इस बार 625 डैम भरा जाना है, तो खाली करवाने की बात है। हाँ, पूर्व में इनके नोटिस दे रखे हैं, विभागीय जो भी है सभी पर नोटिस आ चुके हैं। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक को लेकर के कांग्रेस लगातार जहां किसानों के साथ धरना विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस किसान मोर्चा संगठन केंद्र सरकार पर देश की कृषि मंडियों के अस्तित्व खत्म करने के साथ ही किसानों की फसलों को निजी मालिकों के हाथों में सौंपने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और किसान आयोग उपाध्यक्ष राजपाल सिंह कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना को किसानों के हित में बता रहे हैं। एक गलतफहमी
किसानों के जो केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई है, जिसको काला कानून के रूप में किसान देख रहा है, इस अध्यादेश के आने से किसान एकदम बर्बाद हो जाएगा। किसानों का सारा जो हाथ पैर है वो पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। आज किसान MSP सरकार देती है, रेट निर्धारित करती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। रेट कोई नहीं देगा। आज अभी इस समय की स्थिति, आज की स्थिति है कि किसानों का धान 11-12 रुपए में राइस मिलर ले रहा है। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 8 नवंबर 2011 को शांति कुंज हरिद्वार में हवन के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत और 67 लोगों के घायल होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि केस का पूरा रिकॉर्ड गायब करवाया गया, जिससे कि ये केस दोबारा से खुल ना सके, इसलिए इस केस का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। 2015, 16 या 17 में जो सरकार रही हो उसके द्वारा जो है शांति कुंज के 4 व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू किया गया प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ कर लिया गया है और ये नहीं बताया गया कि किस गुड फेथ में और किस पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विथड्रॉ किया गया है। और 19 तारीख को ही मुझे विभिन्न समाचार पत्रों से सूचना मिली कि उक्त केस की फाइल सचिवालय से गायब करा दी गई। मैंने दोनों न्यायाधीशों से कहा कि इसकी फाइल रिक्रिएट हो सकती है यदि हम प्रयास करें डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन हरिद्वार, SSP हरिद्वार एवं जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में इसके कुछ न कुछ समस्त कागज जो है हमको अवश्य मिल सकते हैं। विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करी। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से 17 के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 801 पदों पर चयन किया। वहीं 2017 से अब तक यानी त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल कार्यालय में 6000 पदों पर आयोग ने चयन किया। इस अवधि में 10,339 पदों पर चयन हुआ है। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब ना हो। ऑनलाइन अध्याचन की व्यवस्था के निर्देश। समय सारणी के अनुसार हो परीक्षाओं का आयोजन। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन। समान प्रकृति के पदों की एक ही परीक्षा हो। परीक्षाओं के समय धन की होगी बचत। मुख्यमंत्री ने कहा लक्ष्य निर्धारित कर हो काम। टारगेट तरीके से चयन आयोग काम करे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा उत्तराखंड में 9,696 पदों पर जारी है भर्ती प्रक्रिया। 2017 से वर्तमान तक 3,047 पदों पर चयन। 1,145 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा पूरा। दो 2,647 पदों पर डीपीसी से पदोन्नति। 219 पदों पर चल रही है डीपीसी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया
3.5 साल में 6000 पदों पर चयन। 7200 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया, चिकित्सा सेवा में 1282 पदों पर हुआ चयन। 1351 पदों के अध्याचन प्राप्त। निश्चित टाइम फ्रेम में पूरी होगी चयन प्रक्रियाएं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट बसे नरकोटा गांव में इन दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य चल रहा है। रेल निर्माण से प्रभावित नरकोटा गांव के प्रभावितों ने रेल लाइन निर्माण का कार्य कर रही कंपनी का कार्य रोक दिया। प्रभावितों का कहना है कि रेल लाइन निर्माण से उनके रोजगार के साधन समाप्त हो गए हैं। ऐसे में कंपनी को स्थानीय प्रभावितों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन कंपनी बाहरी क्षेत्र के लोगों को कार्य दे रही है। दरअसल रुद्रप्रयाग के नरकोटा, खांखरा आदि क्षेत्रों में इन दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। रेल लाइन निर्माण से बद्रीनाथ हाईवे किनारे स्थित नरकोटा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नरकोटा में हाईवे किनारे स्थानीय लोग होटल, लॉन्ज, ढाबे आदि दुकान का संचालन करने अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन ये सब रेल लाइन निर्माण में विकास की भेंट चढ़ गया है। नरकोटा में रेल लाइन बनने से स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। सोमवार को स्थानीय लोगों ने रेल लाइन का निर्माण कार्य रोक दिया और मौके पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कंपनी में कार्य होने के बाद भी बाहरी क्षेत्र के लोगों को कार्य पर लगाया जा रहा है। पूर्व में हुई भर्ती वार्ता के अनुसार प्रभावितों का कहना है कि हमको कार्य देना चाहिए था, लेकिन रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कर रही कंपनी प्रभावितों के बजाय बाहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि प्रभावित भी कार्य करने में सक्षम है। यदि कंपनी प्रभावितों को रोजगार नहीं देगी तो प्रभावित आंदोलन करेंगे। आपको बताना चाहूँगा हमारा गांव नरकोटा है और लगभग यहाँ पे जो काम चल रहा है यहाँ पे आरबीएनएल का रेल विभाग का जो काम चल रहा है यहाँ पे हमारे गांव के लगभग 70 परिवार हैं जो इफेक्टेड हैं रेलवे से, और उसमें से लगभग आप लगा सकते 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जिनका होटल था यहाँ पे, जिनका छोटी मोटी दुकानें थी और जिनका यहाँ पे रोजगार चलता था। मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो दुकानें यहाँ पे थी पूरे गांव का लगभग 70% रोजगार उन्हीं दुकानों पे था। अभी स्थिति ये है कि 80 परिवार लगभग 70% परिवार सब बेरोजगार हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।